हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 2 कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर का नाम एसिड, बेस और सॉल्ट है। तो अगर हम लोग बात करें एसिड, बेस और सॉल्ट, तो हमने कॉमनली सुना है एसिड की बात करें तो एसिड एक्चुअली में क्या होता है कि एसिड हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड एक्चुअली में हार्मफुल होता है। ऐसे ही बेस के बारे में भी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, और सॉल्ट के बारे में आपने सुना ही होगा कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। तो एक्चुअली में वो सॉल्ट होता क्या है, ये सब आप इस चैप्टर में समझ जाएंगे कि बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्ड आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टर्म है एसिड, तो एसिड एक्चुअली में क्या होते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो अगर हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो हमको कैसे लगते हैं, श्योर मतलब खट्टे लगते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं कि एक हमारे पास पेपर होता है जिसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे लिटमस पेपर क्या होता है, बट जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये क्या करता है कि जो लिटमस पेपर होता है अगर वो ब्लू कलर का होगा तो ये उसको किसको कर देगा, रेड में चेंज कर देगा, एसिड। ऐसे ही ये क्या करता है, इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। न्यूट्रलाइज का मतलब न्यूट्रल करना, न्यूट्रल मतलब कैंसिल आउट करना, इफेक्ट ऑफ बेस। तो ये बेस के इफेक्ट को भी क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो सिंपली मतलब ये हो गया कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई बेस है और उस बेस में मैं क्या करूं, एसिड मिला देता हूं, तो क्या होगा, कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। सिंपली ये कहना चाहता है, ये न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, बेसिस को। ठीक है। तो बेस का जो भी इफेक्ट होता होगा उसको क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एसिड, आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में एसिड होता क्या है। तो एसिड जस्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, खाने में खट्टे होते हैं। उनका अगर लिटमस पेपर पे टेस्ट करें तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो बेसिस होते हैं उनके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाई या कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि बेस क्या होते हैं। तो बेस की अगर हम बात करें, ये भी वही सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एक्वस मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर में हम लोग डिसोल्व करते हैं। यानी कि सिंपली बात करें तो सब्सटेंस इनिशियल फेज में कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉलिड को फिर जब हम वाटर के साथ कर देते हैं तो वो जो लिक्विड बन जाता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस। ठीक है। तो इनके टेस्ट की बात करें तो ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कड़वे लगते हैं खाने में। अगर हम बात करें तो ये जस्ट अपोजिट करता है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में चेंज कर देता है। और सेम ये भी वही काम करता है जो एसिड करता है। जैसे एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, वैसे ही बेस भी एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है सॉल्ट। तो सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सिंपली ये हो गया कि जिसका कोई भी इफेक्ट लिटमस के ऊपर नहीं होता। ठीक है। तो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि सॉल्ट एक्चुअली में क्या होता है, बट जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट एक्चुअली में हमारे पास क्या होते हैं। तो सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनका अगर आप लिटमस पेपर पर टेस्ट करोगे, चाहे ब्लू ले लो चाहे रेड ले लो, क्योंकि लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो लिटमस पेपर हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास ब्लू कलर का और एक हमारे पास रेड कलर का। ओके। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और अगर बेस में डालते हैं तो नो चेंज होता है, यानी कि वो ब्लू का ब्लू ही रहता है। बट अगर हम मैं बात करूं किसकी, रेड लिटमस पेपर की, तो रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालें तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ही रहेगा। बट अगर हम लोग उसको किस में डाल दें,
बेस में, तो बेस में डिप करने पर उसका कलर क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा और वो कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। ओके, तो ये लिटमस पेपर कुछ ऐसा होता है। चलिए, अब एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि एसिड और बेस, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एसिड बेस को ऐसे ही पहचान सकते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनको पहचानने के लिए हमारे पास एक वर्ड आता है इंडिकेटर, कि कौन एसिड है, कौन आपका क्या है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरी टेस्ट ट्यूब है दो, ठीक है। तो एक ए टेस्ट ट्यूब हो गई और एक बी, दो टेस्ट ट्यूब हो गई। इसमें भी मैंने एक लिक्विड फिलअप कर दिया, इसमें भी मैंने लिक्विड फिलअप कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में एसिड है किस में बेस है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किस में एसिड होगा किस में बेस होगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है, क्या इसके अंदर एसिड है या बेस है, या फिर इसके अंदर एसिड है या फिर बेस है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसके अंदर एसिड किसके अंदर बेस है, तो जिस सब्सटेंस को हम लोग यूज़ करते हैं या जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो सिंपली इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये कैसे पता लगता है, ये हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज देता है। आई बात समझ में। जैसे कि अभी हम लोग बात करें तो अभी हमने देखा लिटमस, तो लिटमस भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लिटमस पेपर की भी बात करें तो ये भी मेरा क्या है, इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये भी मुझे क्या बताता है कि कौन मेरा एसिड होगा और कौन मेरा बेस होगा। तो अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर ही लूँ और इसमें डिप करूँ, और अगर ब्लू लिटमस पेपर हमारा ब्लू का ब्लू ही रहा, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। बट अगर ब्लू लिटमस पेपर इसमें यूज़ करूँगा और वो कैसा हो गया, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो गया, रेड में, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरा क्या हो गया, एसिड हो गया। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन हमारा एसिड है कौन बेस है बाय चेंजिंग कलर से। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज करके हमें एसिड और बेस में आइडेंटिफिकेशन करके देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, चलिए, अब हमारे पास इंडिकेटर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि इंडिकेटर के टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला जो होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर में मिलते हैं, ठीक है। तो उन जिनका सोर्स ही कहाँ से होता है, नेचर से, उनको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे हमारा लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज़ हो गया, ये सब हमारे कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं। ओके, चलो वन बाय वन इन सबको समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या क्या होता है। तो अगर सिंपली मैं बात करूं तो जो लिटमस होता है, ठीक है, तो लिटमस जो ऑब्टेन किया जाता है वो लाइकेन से किया जाता है, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा, 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कभी, सिम्बायोसिस टाइप, कि लाइकेन एल्गी के साथ, ठीक है ना, सिम्बायोसिस करता है, उनके साथ जुड़ा रहता है। तो वो लाइकेन ही आपका क्या होता है, लिटमस होता है, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन, अगर हम बात करें लिटमस का, कैसा होता है, पर्पल इन कलर होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो यानी कि अब देखो लिटमस दो चीज़ें बताएगा आपको, कि लिटमस एक आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है और एक लिटमस आपके पेपर की फॉर्म में आता है। तो अगर हम लिटमस ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि लिटमस का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है या सॉल्यूशन ऑफ लिटमस कैसा होता है, तो उसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। बट अगर वो बोले कि लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, तो लिटमस दो तरह का होता है, एक ब्लू और एक रेड, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया भी है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया कि जो एक एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेस क्या कर देता है, उसको ब्लू कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं, ये ब्लू कलर है तो एसिड अगर मैंने इधर यूज़ किया तो एसिड इसको किस में चेंज कर देगा, रेड में। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे बेस यूज़ किया तो बेस इसको किस में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में। तो लिटमस पेपर जिस भी टाइप का होगा, तो अगर उसका अपोजिट कलर मिल रहा है, तो अगर रेड मिला तो इट मीन्स एसिड है, और अगर ब्लू कलर मिला तो आपका बेस है। तो लिटमस भी आपका क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्मरिक। हम लोगों ने सुना ही है, टर्मरिक आप सभी ने देखी भी होगी, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं। तो हल्दी हमारे घरों में यूज़ होती है। तो आपने देखा भी होगा, जब मिल्क में अगर हम लोग हल्दी मिला देते हैं तो मिल्क का जो वाइट कलर होता है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो टर्मरिक का कलर कैसा होता है, एक्चुअली में येलो ही होता है,
ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली क्या करता है कि अगर टर्मरिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, बेस को मिला देते हैं, तो बेस को मिलाने पर वो क्या होगा, उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में, यानी कि कुछ ब्लड क्लॉट टाइप उस आपको दिखाई देने लगेगा, ब्लड लाइक कलर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपको ये देखना भी है तो एक आप अपना हैंकी लेना वाइट, और उसमें थोड़ी सी हल्दी या कोई सब्ज़ी उसके ऊपर थोड़ी सी गिरा देना, और गिराने के बाद उसको साबुन से क्या करना, यूज़ करना। तो जैसे ही साबुन आप यूज़ करोगे या डिटर्जेंट यूज़ करोगे, उसका कुछ ब्लड लाइक कलर आपको देखने का मिलेगा। तो एक्चुअली में वो जो रेडिश ब्राउन कलर या फिर ब्लड लाइक कलर आपको देखने को मिल रहा है, वो किस वजह से है, क्योंकि आपने जो यूज़ किया है टर्मरिक पर वो बेस यूज़ किया है। तो बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो टर्मरिक बेस के साथ मिलकर क्या देती है, ब्लड लाइक या फिर रेडिश ब्राउन कलर देती है। ठीक है। जबकि अगर एसिड यूज़ कर रहे हैं तो कोई चेंज उसके कलर में नहीं आएगा, बस हल्का सा फेड हो जाएगा। ठीक है। तो जो वाइट सा मतलब जो आपको वो येलो होगा, वो येलो थोड़ा सा किस में चेंज हो जाएगा, फेड सा हो जाएगा। तो उसी को हम लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है। तो इंडिकेटर यूज ही इसीलिए किए जाते हैं कि पता करने के लिए कि भाई किस में एसिड है और किस में बेस है। तो एसिड और बेस को हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास आता है रेड कैबेज। ठीक है। रेड कैबेज की अगर हम बात करें तो इसका कलर पर्पल होता है। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि अभी मैंने पर्पल कलर किसका बताया था, कि कौन सा पर्पल कलर होता है। ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और फिर देखिए क्या बताया था मैंने। तो अभी मैंने पर्पल कलर किसका बताया था, ऊपर अगर आप देखो तो लिटमस के सॉल्यूशन का मैंने कलर भी पर्पल ही बताया था। तो रेड कैबेज का भी क्या होता है, पर्पल होता है। तो रेड कैबेज क्या कर देता है, एसिड के साथ रेड कलर आपको देता है। ठीक है। जबकि बेस के साथ वो क्या होता है, ग्रीन कलर। तो ये ध्यान रखना, बेस के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेस के साथ ये कैसा कलर देगा, ग्रीन। और अगर वहाँ पर कोई एसिड हुआ तो उस एसिड के साथ ये कैसा कलर देगा, रेड कलर का आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देगा। समझ आया। तो इंडिकेटर आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो पहला इंडिकेटर मेरे पास क्या था, नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर में मैंने लिटमस देख लिया, टर्मरिक देख लिया और रेड कैबेज देख लिया। ठीक है। दूसरे जो हमारे पास आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो कि स्मेल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जो स्मेल के ऊपर बेस होते हैं उन इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री। ठीक है। तो अगर एसिड और बेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो या तो वो स्मेल को घटा देंगे या स्मेल को बढ़ा देंगे। तो अगर वो स्मेल को घटा रहे या बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स वो आपके इंडिकेटर जो भी या जो भी सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो वो सब क्या होते हैं आपके, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। तो जैसे अनियन हो गया, वनीला हो गया, ये सब हमारे पास कैसे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। तो अगर आप अनियन की बात करो तो अनियन को अगर आप लोग क्या करोगे, बेस के साथ यूज़ करोगे तो अनियन की जो स्मेल होती है, स्मेल ऑफ अनियन, वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ओके। तो अगर मैं क्या करूँगा, अनियन जूस यूज़ कर रहा हूँ तो अनियन की एक स्मेल आपने देखी है, तीखी होती है। तो जैसे ही उसमें बेस यूज़ करते हैं वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। कभी आपने ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं और उसके साथ सैलेड में हम लोग अनियंस खा लेते हैं तो हमारे माउथ से हल्की सी अनियन की क्या आती है, स्मेल आती है। और उस स्मेल को आपने देखा भी होगा जब हम लोग पेस्ट वगैरह कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो पेस्ट एक्चुअली में आपके पास क्या होता है, बेस ही होता है। कोलगेट या पेप्सोडेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली में किसका बना होता है, बेस का। अभी हम आगे वो चीज़ पढ़ेंगे भी तो देखना। ठीक है। तो स्मेल ऑफ अनियन ख़त्म हो जाती है बेस में। बट अगर हम लोग बात करें एसिड के केस में तो एसिड के केस में इंटैक्ट रहती है, वो स्मेल ऐसे ही रहती है। ठीक है। वनीला आइसक्रीम आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी तो स्मेल ऑफ वनीला आई थिंक सबको पता ही होगा कैसी होती है। ठीक है। तो वनीला की स्मेल फिर बेस के साथ, सिंपली समझ लेना, स्मेल लॉस्ट हो जाती है बेस के साथ, और एसिड के साथ उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिकेटर बनाए क्यों गए थे, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जिनको दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो भी क्या कर सके, लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन एसिड है हमारा, कौन बेस है। तो इसलिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए। ओके।
होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप हमारे पास इंडिकेटर का आता है वो आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर हम सिंपली इनको क्या बोल देते हैं, मैन मेड इंडिकेटर, ठीक है। और या फिर हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। तो इन सब का मतलब यही है कि इनको हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो जिनको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर मैन मेड, या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। जैसे हमारे पास फिनॉल पैथेनिन मिथाइल ऑरेंज होते हैं, तो ये सब कैसे हैं, मेरे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। तो मैंने कुछ इंडिकेटर्स की लिस्ट आपको दी है जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो रेड लिटमस की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल कलर रेड होता है, एसिड के कांटेक्ट में आने पर कोई चेंज नहीं होता, बट बेस के कांटेक्ट होने पर वो क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर के हो जाते हैं। ऐसे ही ब्लू लिटमस की बात करें तो ब्लू लिटमस कैसा रहता है, ओरिजिनल कलर ब्लू ही रहता है, एसिड में वो कलर कैसा दे देते हैं, रेड, बट बेस में वो कोई चेंज नहीं आता, यानी कि ब्लू लिटमस आपका बेस में ब्लू ही रहेगा बट एसिड में कैसा हो जाएगा, रेड। ऐसे ही अगर टर्मरिक की बात करें, अभी हमने देखा कि येलो कलर होता है तो एसिड में उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, हल्का सा क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। जिस टाइप का ये कलर आपको दिख रहा है तो इस टाइप का कुछ कलर वहाँ दिख सकता है, ठीक है। बट अगर हम लोग बेस में बात करें तो टर्मरिक कैसी होती जाती है, रेडिश ब्राउन या फिर ब्लड लाइक कलर उसका आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी ब्लड टाइप कलर वो बोले तो ध्यान रखना, रेडिश ब्राउन कलर या ब्लड टाइप कलर दिखता है तो वो किस में दिखता है, आपका टर्मरिक में दिखता है, और वो बेस की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। तो रेड कैबेज पर्पल कलर की होती है, एसिड में वो रेडिश हो जाती है, लेकिन ग्रीनिश येलो किस में हो जाती है, बेस में, या ग्रीन कलर का हो जाता है। फिनॉल पैथेलिन जो भी हम बता रहे थे ये सब आपके कैसे हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है, या मैनमेड। तो फिनॉल पैथेलिन का कलर एक्चुअली में कलरलेस होता है, एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, बट बेस में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज ही कलर का होता है, एसिड में ये कैसा हो जाता है, रेड, और येलो हो जाता है किसके अंदर, बेस के अंदर। अनियन और वनीला का हमने पढ़ लिया, स्मेल तो इस ठीक है, इनमें कलर तो कुछ होता नहीं बट स्मेल होती है, ठीक है। तो एसिड में इनमें कोई चेंज नहीं आता, बट बेस में क्या हो जाती है, स्मेल ख़त्म हो जाती है। वैनिश का मतलब लॉस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो सिंपली बेस में क्या होती है, जितनी भी स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसका, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में जब एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जाते हैं तो इनसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में अच्छे से जानेंगे कि एसिड क्या होता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है और पीछे हमने देखा था कि हमने एक इंडिकेटर यूज़ किया जिसने हमें बताया कि एसिड क्या होता है। तो अब हम एसिड के बारे में थोड़ा अच्छा सा पढ़ेंगे कि एसिड होते क्या हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये हमने अभी पीछे देख ही लिया कि एसिड कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट यानी कि खाने में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, पानी में डिज़ोल्व होकर। अब एक नई डेफिनेशन आपको देखनी है कि एक चीज़ और आती है, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे एसिड की तो ये बेस्ट है, आप ये डेफिनेशन लिखोगे जब भी आपसे एसिड पूछे कि एसिड्स क्या होते हैं, खाने में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जब उनको पानी में डिसोल्व किया जाता है तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ एसिड्स के एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनके फॉर्मूले भी दिए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4। ऐसे ही एसिटिक एसिड को CH3COOH, और ऐसे ही हम नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, HNO3, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अभी हमने देख लिया कि वो खाने में तो खट्टे होते हैं, लिटमस पेपर को अगर ब्लू है तो उसको रेड में कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एसिड से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसको हम लोग H+ आयंस बोलते हैं, ठीक है। और ये अब आगे बता ही रहा है कि वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमेशा ध्यान रखना
कोई भी अगर कैसा रहेगा आपका, सॉलिड रहेगा या पाउडर रहेगा, ठीक है, और या फिर ड्राई रहेगा। तो अगर इन तीनों केस में कुछ भी होगा तो ध्यान रखना वो प्रोड्यूस नहीं करेगा क्या, H प्लस आयन, डज नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन, और H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई HCl या HNO3 H2SO4 नॉट रिलीज H प्लस आयन, तो ओनली डिजोल्व फॉर्म में ही वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। या कल को क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो ड्राई H2SO4 है उसमें तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज नहीं होता है, या एसिटिक एसिड ड्राई में या HNO3 में ड्राई में चेंज नहीं होता। तो इसीलिए नहीं चेंज होता क्योंकि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते। और एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो पानी में डिजोल्व होकर H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब तक H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और ना ही वो pH का कलर चेंज करेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना कि एसिड आज के बाद कि एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे पास H प्लस आयन होते हैं जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है कोई भी एसिड, तो जब H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देता है तो वो एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसको हम लोग H3O प्लस बोलते हैं, और ये आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हमारा क्या होता है, H3O प्लस। ओके, चलिए, आई होप आपको एसिड समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं एसिड हमारे क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड के डिफरेंट टाइप पर, तो सबसे पहले हम एसिड देखते हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस में, यानी कि वो पाए कहाँ जाते हैं। तो उस बेसिस पर अगर हम एसिड की बात करें तो दो तरह के हमारे पास एसिड होते हैं, एक नेचुरल और दूसरे आर्टिफिशियल या मैन मेड, जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो नेचुरल एसिड की अगर हम लोग बात करें तो जो नेचर से हमें मिलते हैं, यानी कि जिनका सोर्स ऑफ ऑक्यूरेंस क्या होता है, नेचुरल होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, जैसे एसिटिक एसिड आपका विनेगर में मिलता है, ऐसे ही एस्कॉर्बिक एसिड आपका गुआवा या आंवला में मिलता है, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड की बात करें, लेमन, ऑरेंज और अदर जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में क्या मिलता है, आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में या कर्ड में आपको मिलेगा। मिथेनोइक एसिड की बात करें तो आंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग, ठीक है, नेटल स्टिंग या फिर आंट स्टिंग में आपको ये मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड आपका टोमेटो में मिलेगा, और टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड या फिर इमली में मिलता है। तो ध्यान रखना, ये आपका एग्जाम्पल किसके हैं, नेचुरल एसिड्स के। मैंने सोर्स भी दे दिया और किस एसिड को क्या बोला जाता है वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है कि अगर बाई चांस पता हो तो ये होना चाहिए, एसिटिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का, ये फॉर्मूला आपका होता है। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पता होना चाहिए कि किस चीज़ के अंदर कौन सा एसिड आपका मिलता है, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि हमें दो क्या मिलते हैं, एक नेचुरल एसिड मिलते हैं और एक मैन मेड मिलते हैं। तो दूसरे जो मैन मेड या आर्टिफिशियल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिनरल से प्रिपेयर होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, और नाम भी बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड, सिंथेटिक, अभी मैंने बताया। तो ये अलग अलग नाम होते हैं किसके, मिनरल एसिड के। तो मिनरल एसिड में हमारे पास HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, या H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो सिंपली जो मिनरल यानी कि एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड में क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो नेचर में मिलते हैं वो नेचुरल एसिड हैं, और जो आपको कहाँ मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं या मिनरल से बनते हैं या जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं।
चलिए अब टाइप ऑफ एसिड की बात करते हैं। तो पहला ऑक्यूरेंस के बेस पे हमारा हो गया नेचुरल और मिनरल एसिड। अब हमारा दूसरा है स्ट्रेंथ के बेस पर कि उनकी ताकत कितनी है, कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो सिंपली बात करेंगे किसकी, इफेक्टिवनेस ऑफ एसिड। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर हम एसिड की बात करें तो एक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और एक एसिड हमारा क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, कहाँ पर, वाटर के अंदर। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैंने क्या किया, किसी भी एसिड को पानी में डाला तो वो उसने मुझे क्या प्रोड्यूस करके दे दिया, H+ आयन। तो इट मीन्स वो क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, इमीडिएटली अगर H+ आयन मिल गया तो इट मीन्स वो क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, तो जो कुछ क्या होते हैं, पार्सली आयनाइज्ड होते हैं या होते ही नहीं है या बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जितने भी मिनरल एसिड हैं, ठीक है, मिनरल एसिड, तो वो मिनरल एसिड आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होंगे, ठीक है, या फिर नेचुरल एसिड होंगे, वो सारे आपके कैसे होंगे, वीक एसिड होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे अभी ऊपर आपने देखा था एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब कैसे हैं, वीक एसिड होते हैं। समझ में आई बात या नहीं। अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, वो पता भी होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, तो कंसंट्रेशन के बेस पर भी हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का एसिड बना लेते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन कितना उसमें H+ आयन है, उसके बेसिस पर दो तरह का एसिड हो जाता है, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें H+ आयन बहुत ज़्यादा होते हैं और डाइल्यूट जिसमें H+ आयन कम होते हैं। तो कंसंट्रेटेड को जब डाइल्यूट में बनाया बच जाता है तो एक बात ध्यान में रखना कि उसमें पानी मिलाया जाता है, डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर। तो कंसंट्रेटेड को क्या किया जाता है, पानी में मिक्स किया जाता है। ठीक है, और मिक्स करने के बाद जो कंसंट्रेशन होती है वो H+ आयन की डिक्रीज़ हो जाती है। बट ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब आपने पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर में कि रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी या फिर हीट रिलीज होती है, तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप हमेशा क्या करें, जब भी कंसनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बना रहे हो तो आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर एसिड डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर। ठीक है, तो ये सिंपली आपको ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ एसिड में क्या डालना है, पानी कभी नहीं डालना है। बस क्या करना है कि पानी लेना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड डालना है। क्योंकि अगर हम लोग इमीडिएटली सारा एसिड डाल देंगे पानी के अंदर तो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उससे इनॉमरस हीट मिलेगी, बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, जो कि बर्निंग या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारी बॉडी के साथ या जो भी नियर बाई ऑब्जेक्ट वहाँ पर होंगे। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली आपने तीन तरह के एसिड देख लिए, एक तो ओक्यूरेंस के बेसिस पर, ठीक है, दूसरा आपने किसके बेसिस पर देख लिया कि उनकी पावर के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर, और थर्ड क्या हो गया कि किसके अंदर कितने ज़्यादा H+ आयन है, तो उसके बेसिस पर हमने कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड पढ़ लिया। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल अगर मैं एसिड में डाल दूंगा या एसिड को किसी भी मेटल के ऊपर डाल दूंगा तो वहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास क्या है, जिंक क्लोराइड, ठीक है, सॉरी क्या है, जिंक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो जिंक को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करें तो वो क्या बना लेता है, ZnCl2 प्लस H2। इसे बैलेंस करेंगे तो कुछ इस टाइप से बैलेंस हो जाएगा, तो ये वाली गैस यहाँ पर रिलीज होगी। ओके, तो अभी आप सोचिए कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
बाकी मैं आपको बताऊंगा ही आगे कि अभी हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एसिड जब किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट। तो जिंक क्लोराइड जो है वो एक्चुअली में क्या हो गया, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस आपकी गैस हो गई, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ यानी कि Na को किसके साथ रिएक्ट करें, H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर भी एक सॉल्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर भी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। जो ये अबव एरो हम लोग लगाते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए ही होता है। तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। डन। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन आप लिखोगे, ठीक है, वो हमेशा किस फॉर्म में लिखनी है, बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो सिंपली अभी जो मैं कह रहा था कि हम हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानेंगे, तो सपोज़ करो कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने क्या किया था, एसिड रखा हुआ था, ठीक है। और इस एसिड में मैंने क्या डाल दिए, छोटे छोटे कुछ पीस किसी भी मेटल के डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ इस टाइप से गैस निकलेगी, और ये गैस कौन सी होगी, हमारी हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के पास अगर मैं क्या लेके आता हूँ, एक बर्निंग कैंडल लेके आता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसके पास लेके आऊँगा, ये एक साउंड के साथ क्या हो जाएगी, डिस्टिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। और वो साउंड होता है पॉप अप, ठीक है। तो पॉप अप साउंड के साथ वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बुझना, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो बर्निंग विद पॉप साउंड वो क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाइड्रोजन का, और ये कंफर्म करता है कि इसका मतलब जो गैस वहाँ से निकली है वो क्या है, आपकी हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आगे जब भी कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें पॉपअप अगर वर्ड आप देख रहे हो तो इट मीन्स वो बात किसकी कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन है कि अगर हम क्या करें, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करें। तो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो एज यूजुअल सॉल्ट बनेगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और प्लस वहाँ पर H2O रिलीज होगा ही होगा। तो अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट मतलब M और कार्बोनेट आपका CO3 होता है, तो MCO3 अगर आपके पास होगा तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या करेगा, CO2 या H2O क्या करेगा, रिलीज करेगा, और साथ में एक सॉल्ट भी बनाएगा। जैसे कि अगर आप देखो, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप देखें अभी ऊपर मैंने बताया भी था HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराऊँ, Na2CO3, ये फॉर्मूले बनाने मैंने आपको सिखाए थे। तो अगर आपसे नहीं आते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है कि कैसे हम लोग फार्मूला मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास Na2CO3 है, ठीक है। Na2CO3 को मैं क्या करूँ, रिएक्ट करा दूँ किसके साथ, HCl के। तो ये क्या बनाएगा, NaCl एक सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2O वाटर, और प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर मैंडेटरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही बनती है, ठीक है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सोचिए कि जैसे भी हमने हाइड्रोजन को पहचाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, ओके। अभी आगे नहीं तो मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है और इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरे कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो जैसे आपके पास CaCO3 होता है, तो ध्यान रखना इसको आप लोग क्या बोलते हो, लाइम स्टोन भी बोलते हो। इन फ्यूचर ध्यान रखना, अगर कभी पूछा जाए कि लाइम स्टोन क्या होता है तो ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइम स्टोन भी बोला जाता है। तो अगर हम इसको रिएक्ट करें किसके साथ, H2SO4 के साथ,
तो H2SO4 के साथ जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपका कंपाउंड बना लेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन आप बैलेंस करोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि पता करना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करो और ये देखो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। और यही आपका क्या होता है, लाइमस्टोन को जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट H2O और CO2। ठीक है, तो अब इस CO2 की अगर हम बात करें ठीक है, तो इस CO2 को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उससे पहले हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे इसको पहचान सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें, ऊपर कार्बोनेट था, यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है, CO3 माइनस, जिसकी वैलेंसी होती है 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट एज यूजुअल कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पहले कार्बोनेट के साथ थी, और वाटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देखो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और उसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या बना लेता है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसिड अगर किसी के भी साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा किस चीज़ से क्या हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अगर सोडियम कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता लगेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो ये लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। अब लाइम वाटर होता क्या है आपका, तो ध्यान रखना, लाइम वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इट मीन्स कन्फर्म होता है कि हमारे पास जो भी क्या है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो वैसे अगर हम लाइम वाटर की बात करें तो वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, बट जैसे इससे क्या पास किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली में क्या है, वहाँ पर जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब आप इसको CaOH को होल ट्वाइस को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये एक कंपाउंड बना लेता है जिसको CaCO3 और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक वाइट कलर का PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बना लेता है। ओके, तो ये रिएक्शन होती है जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लाइम वाटर के अंदर से, और ये कंफर्मेशन होता है कि जो गैस हमारी निकली है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये था हमारे एसिड के बारे में कि एसिड क्या होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बेस क्या होते हैं। तो बेस की अगर हम बात करें, सेम डेफिनेशन कि बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, सोफी इन टच होते हैं। ठीक है, जैसे सोप होती है ना, तो जैसा जो टच होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोपी टच बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, और ये क्या करता है, एसिड की तरह ही OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर ये कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन में। ध्यान रखना ये सब चाहे H+ हो चाहे OH माइनस हो, यानी कि हाइड्रोजन आयन हो या फिर हाइड्रोक्साइड आयन हो, ये सब किस में प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है, जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेज में ही होते हैं। ठीक है, तो चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, वो कभी भी सॉलिड या ड्राई स्टेट में कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। वो शो कब करेगा, जब वो एक्वस फॉर्म में होगा। तो कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या इन कॉमन लैंग्वेज हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH का होल ट्वाइस हम लोग बोलते हैं। और एक हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, KOH होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज ध्यान रखना, और इनके एग्जाम्पल भी कि बेस क्या होते हैं और बेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। चलो अब बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कैसी होती हैं। तो बेस कैसे होते हैं, खाने में कैसे होते हैं, खट्टे यानी कि बिटर होते हैं। अगर एसिड की बात करें तो वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, सॉफी टू टच होता है, उनका थोड़ा बर्निंग टच होता है। ठीक है, यानी कि अगर एसिड आपके पास आएगा तो आप, अगर आपकी स्किन उसके टच में आएगी तो वो थोड़ी सी कैसे लगेगा, हीटअप्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, तो अगर बेस की बात करें तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, जबकि एसिड ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। एसिड की तरह ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, और ये भी क्या करते हैं, एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड बेस का अगर डिफरेंस भी आपसे पूछा जाए तो आप इन्हीं बेसिस पर एसिड बेस का क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, और एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन एसिड है हमारा, कौन बेस है। ओके, तो एक साइड आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगी, एक तरफ आप एसिड लिख दो, एक तरफ बेस लिख दो। जैसे प्रॉपर्टी हो गई टेस्ट, तो टेस्ट इनका कैसा होता है, सोर, इनका कैसा होता है, बीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको टैबुलेट करके आप आराम से क्या कर सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए क्या होता है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ बेस की, तो टाइप्स ऑफ बेस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम वाटर सोल्यूबल बेस की बात करें तो सिंपली जैसे हमारे पास NaOH हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, KOH हो गया, या फिर हमारे पास NH3 अमोनिया हो गया। ठीक है, या फिर NH4OH हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं हमारे पास। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे बेस आपके क्या कहलाते हैं, वाटर सोल्यूबल कहलाते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें इनसोल्यूबल किसके, अगर इनसोल्यूबल बात करें तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, जो किस में डिज़ोल्व नहीं होते, आपके पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए देख लें तो CuOH का होल ट्वाइस, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बेस होते हैं वो इनसोल्यूबल बेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास FeOH का होल थ्राइस, ये भी कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। जिंक की बात करें तो Zn होल ट्वाइस भी क्या होता है। ठीक है, और या फिर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर। ठीक है, और साथ ही आपका CuO और MgO भी इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सारे बेसिस क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। कुछ ये बेसिस मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बता दिए कि जो क्या करते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक एल्कली होते हैं और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, तो एल्कली अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास सोडियम पोटेशियम हो गया, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें, तो ये हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अभी अब मैंने बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक वीक बेस होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग, तो ये सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितने भी आपके मिनरल के बने होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया, ये थोड़ा सा वीक होता है। डन, तो आपको आई होप बेस के बारे में पता लगा होगा कि बेस क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें बेस की, लाइक जैसे हमने बात की है किसके अंदर,
एसिड के अंदर, तो रिएक्शन विद बेस विद मेटल, तो मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं बेस तो सॉल्ट, और यहाँ पर भी ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है, अगर जिंक मेटल के साथ, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है, सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर हम इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक के साथ, Zn, तो ये एक फॉर्मूला बना लेता है, ध्यान रखना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम NaOH को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक के साथ, तो ये क्या बना लेता है, Na2ZnOH का होल 4, ठीक है, इसको हम लोग सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना सोडियम जिंकेट क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ यूज़ करते हैं, तो ट्वाइस H2O हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्वाइस ही आपका Na होगा। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है, तो ये एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपली जो एल्कली होते हैं, यानी कि सिंपली जो एल्कली यानी कि बेस होते हैं, उनको मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे, तो ये आपको बताना है कि कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया है, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके एक बार लिखिए कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो बेस को अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं क्या करता हूँ, किसके साथ रिएक्ट करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो सिंपली क्या हो गया, मेरे पास NaOH प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, Na2CO3 प्लस H2O की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस NO ले लेंगे हम लोग, और CO3 H2 आपका बन जाएगा। डन। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपको किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो CaOH का होल ट्वाइस जब आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, CO2 के साथ, तो क्या फॉर्म कर लेगा, CaCO3 प्लस H2। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो सिंपली क्या करते हैं, ये कोई सॉल्ट और साथ में क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, ना कि हाइड्रोजन गैस, जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करता है कोई भी हमारा बेस। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ध्यान रखने का फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन दोनों की रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो सिंपली जब कोई एसिड कोई बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बना लेता है। ठीक है, जो ये सॉल्ट बनता है ये कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था एसिड और बेस की जब प्रॉपर्टी बताता था कि एसिड और बेस क्या करते हैं, जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो यही क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो एक सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉल्ट। ठीक है, तो इसकी ना एसिडिक प्रॉपर्टी होती और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी होती, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस का कंबाइन इफेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, HCl को हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O, एक साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, HCl के साथ, तो ये क्या बना लेगा, CaCl2 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है,
तो 2 2 4 तो ऐसे हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर हम लोग बात करें बेस के लिए ही, तो अगर एसिड विद मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को देखते हैं तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये एसिड की प्रॉपर्टी ऊपर बताना भूल गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ऐसे ही मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। इसलिए ये पार्ट मैंने इधर बताया कि ये कैसा होगा, बेस होगा। ठीक है, तो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर लेगा। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यही दे रखा है कि कैल्शियम इज़ अ मेटल, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर होगा। तो जब हम इसको किसके साथ, एक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यानी कि मेरे पास CaO है, तो इसको अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, एसिड और बेस की, ध्यान रखना। ठीक है, ये रिएक्शन मैं फिर आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, एक बार इन रिएक्शन को करके देख लेना। अदरवाइज जब हम NCERT का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे 1 बाय 1 इन टेक्स्ट से लेकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक, तो वहाँ पर मैं इनको वापस से सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को एक बार करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात आती है कि हमें ये तो पता है कि एसिड और बेस क्या होते हैं और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, बट एसिड और बेस की ताकत का अंदाज़ा हमें नहीं है कि वो कितने पावरफुल हैं और कितने नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, तो एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि वो कितने पावरफुल हैं और कितने नहीं। तो उनकी क्या देखने के लिए, पावर चेक करने के लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और या फिर बेस यूज़ करते हैं। क्या होता है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है हाइड्रोजन आयन में, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऐसे ही जो हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, बट इनको पहचानने के लिए कि भाई कैसे मुझे पता लगेगा कौन एसिड है कौन नहीं है, तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। अभी पीछे इंडिकेटर आपने पढ़े ही हैं बहुत सारे, नेचुरल और आर्टिफिशियल भी, बट एक हमको क्या चाहिए, नेचुरल इंडिकेटर चाहिए जो एसिड और बेस को पहचानने के साथ साथ उनकी ताकत भी बताए कि क्या होती है क्या नहीं होती। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें तो हमारे पास लिथियम पेपर है, सॉरी लिटमस पेपर है, हमारे पास फिनॉल पैथिलीन है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें क्या बताएंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि वो कितना ताकतवर है कितना नहीं है। तो ये क्या करते हैं, डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द, तो ये लिमिटेशन थी किसकी, मेरे इंडिकेटर्स की, इसलिए मुझे नीड की ज़रूरत पड़ी किसकी, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की, जो मुझे एसिड बेस के साथ साथ ये भी बताए कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना कमज़ोर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो हम लोग एक पीएच स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पीएच स्केल में होता क्या है, डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट वैल्यू होती है 1 से लेकर 14 तक की। ठीक है, और ये किसके बेसिस पे होता है, सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में उसका कलर क्या होगा, और तो पीएच आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यानी कि पीएच जो होता है वो दोनों फॉर्म में होता है, स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिलता है हमको और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है। तो जैसे भी हमको यूज़ करना हो हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में या पेपर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर बात करें तो हम बनाते कैसे हैं, तो ये सिंपली जो हमारा यूनिवर्सल क्या बनता है, इंडिकेटर बनता है या पीएच बनता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर से बनता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग वाटर यूज़ कर लेते हैं, प्रोपेनॉल यूज़ करते हैं, फिनॉल पैथिलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, ठीक है, थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। तो ये सब कुछ केमिकल्स की नाम ज़्यादा नीड नहीं है, बट सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं, बने होते हैं, या पीएच कैसे बनाया जाता है। पीएच की वैल्यू हमारी लाइफ में भी बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए अब पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं कि पीएच स्केल होती क्या है। ठीक है, तो पीएच स्केल एक तरीके का मेजरमेंट होता है किसका, हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, कि किसी के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने
हाइड्रोजन आयन होंगे, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो पीएच को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो निगेटिव लोगैरिथम से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हमें बेस का, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एसिड के लिए, और ये हमारा किसके लिए हो गया, बेस के लिए। तो अगर मुझे एसिड का पीएच निकालना है तो -H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, और अगर मुझे किसका निकालना है, बेस का निकालना है, तो ऐसे बस ये जस्ट फॉर्मूले गो थ्रू रखना। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि पीएच इक्वल क्या होता है, तो -log H+ होता है, बाकी ज़्यादा आप लोगों के लिए नीड नहीं है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि अगर पीएच आपका कितना है, 7, ठीक है, किसी का पीएच 7 के इक्वल आता है, यानी कि यहाँ वैल्यू इक्वल 7 आती है, तो 7 आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ना वो एसिडिक होता ना ही बेस होता, लाइक ए सॉल्ट होता है, ठीक है। अगर पीएच 7 से कम है, यानी कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो कैसा होता है, एसिडिक। और अगर 7 से ज़्यादा है, यानी कि 7 के बाद 8, 9, 10 इस टाइप से हो गया, तो वो क्या हो गया, आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो 7 से कम वैल्यू एसिडिक के लिए होती है, और 7 से ज़्यादा आपकी क्या होती है, बेसिक के लिए होती है। तो जितना ज़्यादा, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की ताकत की बात क्या करेंगे, तो अगर हम लोग बात करें कि पावरफुल कौन सा होगा, तो जिसके पास लोवेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो लोवेस्ट पीएच वाला क्या होगा, आपका एसिड होगा पावरफुल, ठीक है। ऐसे ही बेस की बात करें तो जिसका क्या होगा, हाईएस्ट पीएच होगा, वो कैसा होगा, आपका बेस होगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो वीक या स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम लोग बात करें तो पीएच स्केल के बेसिस पर बता सकते हैं। तो जबकि इंडिकेटर ये चीज़ नहीं बताता था, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि पीएच स्केल की नीड हमें इसीलिए हुई। तो कुछ पीएच स्केल ऐसी होती है जिसमें क्या होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे तो ये हमारे पास जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 7 हमारे पास किसका होता है, वाटर का, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर जाते हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और अगर हम लोग इधर की तरफ आते हैं, यानी कि ये हमारा लेफ़्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड जाता हूँ तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी का 0 पीएच है तो वो मोर एसिडिक है देन 1 वाले से, ठीक है। तो इधर की तरफ अगर जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इधर की तरफ आओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आई होप आपको पीएच स्केल अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या होती है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो पीएच हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही लेमन जो नींबू हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसका पीएच कितना होता है, 2। अगर हमारे स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमारा HCl एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और उसका पीएच कितना होता है, 1 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है हमारा स्टमक, ठीक है। अगर हम लोग विनेगर की बात करें तो उसका पीएच 3 होता है, टोमेटो की बात करें तो उसका पीएच 4 होता है, ऐसे ही जो कॉफ़ी हम लोग पीते हैं उसका पीएच 5 होता है। अगर हम मिल्क की बात करें तो उसका पीएच 6 होता है। वाटर अभी हमने बता ही दिया, पीएच कितना होता है, 7, न्यूट्रल होता है। ब्लड हमारा थोड़ा सा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, तो ध्यान रखना अगर पूछा जाए तो इसका पीएच 8 होता है। ऐसे ही बेकिंग सोडा जो हम लोग बन वगैरह खा रहे होते हैं या केक वगैरह खा रहे होते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है, उसका पीएच 9 होता है। ऐसे ही अगर हम लोग जो स्टमक की टैबलेट खा रहे होते हैं एसिडिटी में, इनो वगैरह, तो वो इनो वगैरह का पीएच कितना होता है, 10, तो ठीक है, वो एसिडिटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर हम अमोनिया सॉल्यूशन की बात करें तो उसका पीएच 11 होता है, जो बालों वगैरह में डाई में यूज़ किया जाता है, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सोप है, ठीक है। तो सोप जो हम लोग नहाने में यूज़ करते हैं उसका पीएच 12 होता है, ठीक है। जो ब्लीच के लिए, कलरफुल चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उस ब्लीच का पीएच 13 होता है, ठीक है ना। और जो अगर हम ड्रेन क्लीनर कर रहे होते हैं वो मोर बेसिक होता है, ठीक है ना। जैसे हार्पिक वगैरह के ड्रेन क्लीनर पाउडर आते हैं जिनको 5-7 मिनट के लिए क्या किया जाता है, ऐसे ही डाल दिया जाता है और उसके बाद फिर वाटर को उसमें फ़्लो कराया जाता है। तो वो सब चीज़ें किसके लिए होती हैं, उनका पीएच कितना होता है,
14 होता है। तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, वो चाहे आपकी स्कूलिंग एग्ज़ाम में पूछा जाए या फिर आपका जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, इस स्लाइड को नोट कर लेना है और या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ओके, चलिए, आई होप आपको पीएच का एवरीडे लाइफ में पता लगा हो क्या होता है। ठीक है, अब कुछ मेजर एग्जांपल हैं। अगर हम लोग बात करें पीएच की, तो पीएच एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे अभी मैंने बताया, हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, जो कि क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। ठीक है, या जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका क्या होता है, HCl, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो लेकिन अगर ये क्या हो जाता है, एक्सेस एसिड हमारी बॉडी में आ जाता है यानी कि स्टमक में आ जाता है, तो वो क्या कॉज करता है, एसिडिटी या इंडाइजेशन कॉज करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक टैबलेट लेते हैं जिसको बोलते हैं एंटा एसिड। ठीक है, बट वो एंटा एसिड एक्चुअली में क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटा एसिड है, एक आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आपके किचन में मिलता ही है, आप किचन में जाओगे तो जो भी खाने का सोडा बोला जाता है वही आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, जिसमें आप क्रिस्पी बनाने के लिए, पकौड़ी वगैरह किसी भी चीज़ को क्रिस्पी करने के लिए या बेक करने के लिए, केक वगैरह जो यूज़ करते हो उसी को बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं। तो अगर एसिडिटी की कभी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 to 2 ग्राम क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा किसी पानी में डिसोल्व कर कर उसको क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। इससे वो क्या करेगा, एसिडिटी को रिड्यूस कर देगा और आपको इमीडिएटली रिलीफ देगा। जो इनो वगैरह होती हैं वो भी इसी का फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिला दिया जाता है और वही क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है एसिडिटी को। ओके, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में भी पीएच, हमारी बॉडी के लिए भी और हमारी डेली लाइफ के लिए भी। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा, सुना होगा, टूथ डिके। ठीक है, बोल देते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, बट एक्चुअली में वो कीड़ा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, जो बैक्टीरिया हमारी माउथ के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को एसिड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आपने अभी पढ़ाई था कि जो एसिड होता है जब वो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनेट, अगर हम अपने टीथ की बात करें तो टीथ किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो डिग्रेड होने लगता है, तो रीज़न यही होता है। ठीक है, तो जब पीएच माउथ का वैसे तो कितना होता है, 5.5 होता है, पर अगर उससे नीचे जाने लगता है 5.5 से, तो तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिकेइंग बोलते हैं। तो वहीं से ही आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है जब माउथ का पीएच क्या होता है, 5.5। इसीलिए मैक्सिमम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको रात में क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद पेस्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पेस्ट नहीं करोगे तो रात के टाइम में जो एक्टिविटी होती है माउथ की वो बहुत ही लोवर्ड हो जाती है और उसकी वजह से बैक्टीरियाज क्या करने लगते हैं, जो आपका जो फूड रहता है जो आपके टीथ में या फिर माउथ में बचा रह जाता है, उस छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को क्या करने लगते हैं, डिके करने लगते हैं और डिके करने के चक्कर में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस एसिड को आपको क्या करना होता है, टीथ को क्लीन करना बहुत नेसेसरी होता है। इसीलिए एक गुड क्वालिटी का टूथपेस्ट भी आपको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ठीक है, टूथपेस्ट आपके कैसे होते हैं, एल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर ही होते हैं। नेक्स्ट, सोयल का पीएच में और प्लांट ग्रोथ में क्या रोल होता है। ठीक है, तो पीएच की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास सोयल का पीएच होता है वो लगभग क्लोज होता है किसके, 7 के, 6.8, 6.9, 7 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ना वो ज़्यादा एल्कलाइन होता है ना ही वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सोयल किसी वजह से एसिडिक हो जाती है, एसिड रेन या किसी भी रीजन की वजह से, तो हम लोग उसमें बेस यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी जो सोयल होती है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको एसिड और बेस की कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी कि एसिड और बेस क्या होता है। चलिए, अब हमारा थर्ड सेक्शन है, एसिड बेस के बाद जो थर्ड था हमारा सॉल्ट, कि सॉल्ट एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्ट हमारे कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं।
ठीक है। अब ये आयनिक कंपाउंड, ठीक है, क्या होते हैं, कब बनते हैं, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ ही लिया, एसिड और बेस के बीच में होती है, ठीक है। सॉल्ट्स इलेक्ट्रिकली भी आपके न्यूट्रल होते हैं और इफेक्ट के बेसिस पे भी न्यूट्रल होते हैं, यानी कि दोनों तरीके से सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रली कंपाउंड होता है, वो चाहे उसकी इफेक्ट की बात करें और चाहे उसकी कंडक्टिविटी की बात करें। तो इलेक्ट्रिकली भी न्यूट्रल होते हैं और आपकी अगर इफेक्ट के बेसिस पर करें तब भी वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ साल्ट हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉमन जो सुना होगा आपने वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सीधा नमक भी बोल देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट। ओके, क्योंकि ये कॉमनली मिलता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और ये आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड यूज टू इन्हांस द टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है, फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हो, ठीक है। तो सिंपली अगर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सॉल्ट कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब वो चमकदार भी होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं या ओपेक भी हो सकते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें तो ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, नॉट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो या तो वो सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या हो सकते हैं, सॉल्टी भी हो सकते हैं, खट्टे भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं और सेवरी भी हो सकते हैं। आई बस में तो ऐसे ही हम सॉल्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट अगर बात करें तो सॉल्ट जनरली कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी स्मेल नहीं होती, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको सॉल्ट के बारे में समझ आया होगा कि सॉल्ट एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। अब हमारे पास फैमिली ऑफ सॉल्ट होते हैं, तो 3 तरह की हमारे पास फैमिली है सॉल्ट की, ठीक है। तो सिंपली अगर फैमिली की हम लोग बात करें तो फैमिली क्या होती है, जो उनके अंदर एसिड या बेस चीज़ें होती हैं, जो भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम फैमिली बोलते हैं। जैसे कि देखो NaCl और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Na और Cl में मतलब Na और CaCl2 में क्या है, Cl कॉमन है दोनों के पास, तो ये क्या हो गया, क्लोराइड फैमिली। तो उसी को बोलते हैं जो उनमें कॉमन होता है, उसी वही आपका क्या कहलाता है, वो उनकी फैमिली कहलाता है। तो NaCl और CaCl2, ये Al2Cl3, ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके, अगर मैं बात करूं AlCl3 NaCl CaCl2 सब क्या हो गए आपके, क्लोराइड फैमिली के हो गए। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि इनमें कैल्शियम कॉमन है तो ये कैल्शियम फैमिली के हो गए। ऐसे ही जिंक क्लोराइड जिंक सल्फेट, ये क्या है, जिंक कॉमन है तो किसके हो गए, जिंक फैमिली के। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट उसी के ऊपर डिपेंड करती है जो उनमें क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट की। तो जो टाइप ऑफ सॉल्ट मैं बता रहा था, तो एक हमारे पास कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। 3 टाइप के मैंने बताया ना, सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं। तो पहला सॉल्ट क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, तो न्यूट्रल सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो जिसका क्या होता है, न्यूट्रल इफेक्ट होता है, यानी कि सिंपली जो एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो जो हमारा एस क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल, और उसका pH इक्वल होता है किसके, 7 के, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl और HCl से, सोडियम सल्फेट बनता है H2SO4 से और NaOH से, और पोटेशियम क्लोराइड बनता है KOH और HCl से, ठीक है। तो इसलिए तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, अभी इनको देखें तो ये रिएक्शन होता है, अभी मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि HCl प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट कैसे बनता है, तो सोडियम सल्फेट आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम H2SO4 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे, ये क्या बना लेगा, Na2SO4 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, जब हम लोग KOH को किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, KCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल साल्ट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। इसके बाद एसिडिक सॉल्ट होते हैं, इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। ओके, इनका पीएच 7 से हमेशा कम होगा। ठीक है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड आपका क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, NH4Cl। ठीक है, अब ये NH4Cl बनता कैसे है, जब हम HCl को किसके साथ, NH4OH। ठीक है, तो ये हमारा वीक बेस हो गया और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, तो इनको जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या बना लेता है, NH4Cl और प्लस OH। तो ये वाला सॉल्ट आपका कैसा कहलाया, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमने ये बनाया। ठीक है, ऐसे ही आपका अमोनियम सल्फेट होता है, NH4। ठीक है, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये बनता कैसे है, तो बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यानी कि NH4OH को हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, तो ये कैसा होता है आपके पास, वीक बेस। तो इस वीक बेस को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं, H2SO4 के साथ। ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, NH4SO4 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। ठीक है, मैं फिर कहूँगा अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं समझ में आ रहे ये कैसे बन रहे हैं तो एक बार जाकर जो मैंने हाउ टू मेक फार्मूला करके वीडियो डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया एसिडिक कौन से हो गए। ऐसे ही अगर हम बेसिक की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या होगा, बेस होगा, और वीक क्या होगा, एसिड होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपके बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग या सिंपली कह सकते हैं बेसिक सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, अगर हम लोग NaOH को किसके साथ रिएक्ट करें, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करें। ठीक है, H2CO3 के साथ, तो ये क्या बना लेता है, Na2CO3 प्लस H2O की फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, ठीक है, सेम ऐसे ही सोडियम एसीटेट की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH प्लस वीक एसिड COOH एसिटिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वीक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, CH3COO सोडियम एसीटेट और H2O। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, बेसिक सॉल्ट का। चलिए, अब कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्ट क्यों होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया, जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, और ये क्या बना लेता है, एसिडिक सॉल्ट बना लेता है। इसका पीएच हमेशा क्या होगा, <<7 होगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ तो वो भी फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बना लेगा, बेसिक सॉल्ट बना लेगा। इसका पीएच <<7 होगा। ऐसे ही अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग और वीक इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या बना लेगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बना लेगा, और उसका पीएच इक्वल किसके होगा, लगभग 7 के ही होगा। ओके, चलिए, अब अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड की मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो मेरे पास आता है, पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिया था, इसको कॉमन सोल्ट या फिर टेबल सोल्ट भी हम लोग बोलते हैं। और केमिकली अगर हम इसको बोलें तो ये क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ये बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि NaCl कैसे बना है आपका, जब मैंने क्या लिया, NaOH को किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के
तो ये क्या बना लिया, NaCl प्लस H2O की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है हमारा। ठीक है, pH लगभग 7 के इक्वल ही होता है और ये टेस्ट को बढ़ा देता है किसके, फूड के। ठीक है, और ये बहुत सारे केमिकल को बनाने में भी हेल्प किया जाता है। तो सिंपली हम इसको इसीलिए कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ना कि ये कि हम उसे कॉमनली यूज़ करते हैं, बट इसलिए क्योंकि कॉमनली ये सारे के सारे जितने भी सॉल्ट होते हैं हमारे, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं अब कौन कौन से सॉल्ट को बनाने में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बनाते हैं ये आपका होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा भी है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो ऑब्टेन किया जाता है तो एक सॉल्यूशन से किया जाता है, जो पानी किसका, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ब्राइन बोला जाता है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ही क्या होता है, ब्राइन होता है। ठीक है, और जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद हमको क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। तो ध्यान रखना, कोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, कास्टिक सोडा बनाने का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी में घुले हुए नमक में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उससे क्या होता है, आपका कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन आपको मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लोरीन आपके एनोड पे मिलेगा और आपका हाइड्रोजन किस पे मिलेगा, कैथोड पर। ठीक है, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड आपका निगेटिव टर्मिनल होता है। तो रिएक्शन अगर वहाँ पर आप देखोगे, जब हम लोग क्या पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ब्राइन। ठीक है, तो ब्राइन से जब हम लोग ये करते हैं तो आपको ये NaOH यानी कि कास्टिक सोडा मिलेगा, Cl2 क्लोरीन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस वहाँ से आपको रिलीज होती हुई मिलेगी। इनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और ये भी हमारी क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन गैस का यूज़ हम किस में करते हैं, फ्यूल में करते हैं, मैग्रेनिन में करते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। ऐसे ही क्लोरीन गैस का यूज़ हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट में, CFCs में, पेस्टिसाइड में, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा, अदर कंपाउंड बनाने में भी आप देखोगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्लोरीन गैस का यूज़ होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी हाइड्रोजन का ही यूज़ होता है। अब कास्टिक सोडा का आप लोग यूज़ कहाँ पे करते हो, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, यानी कि जितनी भी सोप्स वगैरह हम लोग बनाते हैं उसमें कास्टिक सोडा ही यूज़ होता है, यानी कि NaOH ही यूज़ होता है। ठीक है, इसीलिए इसका टच भी आपने देखा होगा जब अभी हमने पढ़ा था कि क्योंकि NaOH भी बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका टच कैसा होता है, सोपी होता है। तो वो सोप जैसा टच इसी वजह से होता है क्योंकि इससे ज़्यादातर हम लोग क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर या ब्लीच में भी किसका यूज़ किया जाता है, कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। ओके, सेकंड जो कंपाउंड हमारे पास आ गया, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर या फिर हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस को Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तो CaCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो कभी कभी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, कब बहुत बार ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर को केमिकल नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग केमिकली क्या बुलाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर वो कल को बोल दे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होता है, तो ध्यान रखना ब्लीचिंग पाउडर को ही कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ओके, तो ये किस में यूज़ आता है, तो ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, तो बेसिक इन कैसा होता है, नेचर होता है, और दूसरा क्या होता है, कलर को रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्लीचिंग पाउडर नाम पड़ा है, क्योंकि इसका ब्लीचिंग वर्क होता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग में हेल्प करता है। आई बात समझ में।
अभी यूज़ की अगर हम बात करें तो यूज़ इनका क्या होगा, इसको डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मॉस रिमूवर, वीड किलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्रीज़ में कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीच ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज़, पेपर को वाइट बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या पेपर इंडस्ट्रीज, जैसा भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaSCO3। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से आपको पक्का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में और आपके स्कूलिंग के एग्ज़ाम में भी हमेशा मिलेगा। तो इन जितने भी सॉल्ट्स हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा भी अगर हम लोग बनाते हैं तो ये भी आपका क्या बनता है, कोर एल्कली प्रोसेस का ही एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कोर एल्कली प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो NaCl हमें मिलता था, तो NaCl को वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पास करके और अमोनिया पास करके हम लोग क्या बना लेते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। आई बात समझ में। अब ये ध्यान रखना, इस प्रोसेस जो ये बनता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोलवे प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सोलवे प्रोसेस से बनाते हैं। और उसके रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं, NaCl, H2O, CO2 या NH3 हम लोग यूज़ करके बनाते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ है, तो ध्यान रखना, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना CaO होता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आपका क्या होता है। डन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि क्या क्या यूज़ हो सकते हैं हमारे पास, किसके, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी सोडियम बाई कार्बोनेट की, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अपीयर्स एज ए फाइन पाउडर, ठीक है, फाइन पाउडर में होता है। इसकी अगर हम बात करें, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टी भी रखता है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखता है, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। ये वाटर में आज ईजिली सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इसका जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वही क्या बनाता है, आपका बेकिंग सोडा बनाता है। तो आप अगर इसको क्या करो, हीट अप करो, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो Na2CO3 CO2 और H2O मिलेगा। पर यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका बेकिंग सोडा नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इसका टेस्ट बहुत अजीब सा होगा। आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है। तो अभी वो आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल समझ लो क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो वापस से डिकम्पोज हो जाता है Na2O में और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। डन। चलिए, तो यूज़ की अगर हम बात करें, बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो एक्चुअली में कुकिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या बनाने के लिए, जो बाटर सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, ठीक है। तो जो हमारा डव होता है उसको अच्छे से क्या बनाने के लिए, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। क्योंकि बेकिंग सोडा हीटअप करने के बाद डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो जब कार्बन डाई एस्केप करती है हमारे डव से, तो वो कैसा हो जाता है, स्पॉन्जी सा और सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंटा एसिड में भी मैंने बताया था किचन में अवेलेबल होता है, तो एंटा एसिड में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। टीथ को वाइट करने में भी और प्लेक फ्री करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। हमारे ऑर्नामेंटल को क्लीन करने के लिए, जैसे सिल्वर हो गया, तो सिल्वर को क्लीन करने के लिए, उसकी चमक को वापस लाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना, ओके। और दूसरा क्या करता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, तो बेकिंग सोडा ही हम लोग किस में भी यूज़ करते हैं, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में। आपने देखा भी होगा, आप लोगों के स्कूल में या कहीं पर भी, हॉस्पिटल या फिर अच्छे अच्छे मॉल्स में, जब बड़े बड़े मॉल्स में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको रेड कलर के कुछ सिलेंडर से देखने को मिलते हैं। तो वो जो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, जिनमें एक पाइप भी लगा होता है, वो एक्चुअली किसके होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर आग उसमें
किसी वजह से फायर इंसिडेंट देखने को मिलता है या आग लग जाती है किसी भी वजह से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक्चुअली में कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, बेकिंग सोडा ही और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें क्या किया जाता है, रखा होता है। तो जैसे ही आप उसका क्लिप क्या करते हो, प्रेस करते हो, वो एसिड टूट कर बेकिंग सोडा पे गिर जाता है और बेकिंग सोडा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बाहर निकलने लगती है, जो कि एयर का कट ऑफ कर देती है, किससे, फायर से। क्यों? क्योंकि फायर यानी कि सिंपली बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उस ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देती है, किससे, फायर से, और आपकी फायर क्या हो जाती है, डिस्टिंग्विश हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आपका अगर हम लोग बात करें तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली में क्या होता है, तो क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बेकिंग पाउडर को यूज़ करूँगा तो बाटर आपका जो लगेगा, यानी कि एक्चुअली में क्या होगा कि डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं करते, तो नॉट यूज़ इन कुकिंग, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या होता है कि उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। तो बेकिंग पाउडर को हम इसीलिए यूज़ नहीं करते, ठीक है, डायरेक्टली। मतलब जैसे मैंने क्या किया, अभी पीछे जो प्रोसेस से मैंने बेकिंग पाउडर बनाया है, तो उसको डायरेक्ट मैं अपने कुकिंग में यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसका टेस्ट कैसा होगा, थोड़ा सा कड़वा होगा। तो उसको क्या करने के लिए, जैसे ये हो गया मेरे पास NaSCO3, तो मैंने ये Na2CO3 बना लिया, जो सोडियम कार्बोनेट बना लिया। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या नहीं करूँगा, यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा माइल्ड एडिबल एसिड मिक्स कर देते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बेकिंग सोडा होता है, तो बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सोडा में क्या कर देते हैं, एसिड मिक्स कर देते हैं, तो तब वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में जब एसिड मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो एसिड मिला देते हैं वो उसके बीटर टेस्ट को, क्योंकि बीटर किसका होता है, बेस का होता है, तो एसिड मिलाने से वो बेस का इफेक्ट क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला आपका C4H6O6 होता है। जैसे इसको मिलाते हो तो ये सोडियम टार्ट्रेट बन जाता है, और ये सोडियम टार्ट्रेट ही आपका क्या होता है, बेकिंग पाउडर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, जो बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है किसका, बेकिंग सोडे का, वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। अलग होता है किससे, बेकिंग पाउडर से। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडे में ही हम लोग क्या मिलाते हैं, एसिड, जब जाके हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसका प्रिपरेशन का मेथड सेम वही है जैसे कोर एल्कली प्रोसेस था, तो ये भी सोलवे प्रोसेस से ही प्रिपेयर होता है वॉशिंग सोडा, जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ था। तो NaCl CO2 NH3 H2O, तो क्या बना लेता है, NH4Cl, ये, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वापस से हीट कर देते हैं। तो हीट करने से ये Na2CO3 और CO2H2O वापस बना लेता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जब इस प्रोसेस से लिया जाता है तो वो कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस। तो ये जो मुझे Na2CO3 मिली, ये क्या कहलाएगा, सोडा एस, ठीक है, या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो इसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसमें वाटर को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। तो वाटर को, जैसे हमारे पास Na2CO3 ये ड्राई था, अब इस ड्राई में हमने क्या किया, वाटर को मिक्स किया। तो वाटर को मिक्स करने पर ये एक कंपाउंड बना लेता है Na2CO3, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स को डेका बोला जाता है। तो डेकाहाइड्रेट आप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इससे जुड़ जाते हैं सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका वॉशिंग सोडा का होता है। तो सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये सोल्यूबल क्या होता है, वाटर में होता है। ज़्यादातर सोल्यूबल नहीं होते कार्बोनेट, ठीक है। जैसे CaCO3 को डिज़ोल्व करोगे नहीं होगा, बट वॉशिंग सोडा एक ऐसा है जो पानी में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ में हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा, डिटर्जेंट केक या पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा, ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं।
ओके, ये हम लोग हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एंड इस कंपाउंड में कि परमानेंट हार्डनेस कैसे दूर होती है, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा का यूज़ करके। तो वो वहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अभी आपने देखा कि हमारे पास क्या था, वॉशिंग सोडा था, वो ड्राई स्टेट में था और उसमें मैंने क्या किया है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच किया है। तो सिंपली किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी ड्राई कंपाउंड के साथ जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, या कोई भी आपका सॉल्ट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, तो उन सॉल्ट्स को हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में हम वाटर को क्या बोल देते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देखने को मिलेंगे, किसके, जो हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलें, कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से है, 5। इस टाइप का कुछ कलर होता है कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का कलर ऐसा क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके साथ 5 H2O जुड़ गए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, ये कैसा होगा, ग्रे कलर का हो जाएगा या वाइट कलर का हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर कॉपर सल्फेट वाइट कलर का है तो इसका मतलब वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। बट ये ब्लू कलर तभी आएगा जब उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं किसी भी सॉल्ट के साथ, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। जैसे आप ये कलरफुल बहुत सारे देख रहे हो, तो इसी तरीके से। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि कौन कौन से हाइड्रेटेड सॉल्ट या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हमारा होता है, तो उसमें हमारे पास किसके क्या क्या कलर होते हैं। तो अगर आप देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, CuSO4 5H2O, जिसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये ब्लू कलर का आपका होता है। कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेट की बात करें तो ये डीप पिंक कलर का होता है, जैसा कलर मैंने दिखा रखा है। फिर ऐसे ही FeSO4 7H2O की अगर बात करें तो लाइट ग्रीन होता है। ऐसे ही आयरन की बात करें तो FeCl2 6H2O येलो ब्राउन टाइप का आपका होता है, ऑरेंज भी हो सकता है। ऐसे ही निकिल की बात करें तो निकिल सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की बात करें तो ये ब्राइट ग्रीन होता है, थोड़ा सा जैसे न्यूली लीव्स होती हैं ना, तो उस टाइप का कुछ कलर देखने को मिलता है। क्रोमियम क्लोराइड की बात करें तो ये डार्क ग्रीन या फिर वॉयलेट का होता है। और अगर मैग्नीज की बात करें तो ये पेल पिंक या वाइट हो सकता है। और अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें तो ये कैसा हो सकता है, वाइट। तो ये कुछ सॉल्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं रेफरेंस के लिए कि किसका क्या कलर होता है, तो प्लीज़ इनको भी आप अपना रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट जो लास्ट कंपाउंड आपका बचा है, जो सॉल्ट हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर केमिकली हम लोग बोलें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो क्योंकि इसके फॉर्मूले में हाफ H2O ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, क्योंकि इसके साथ भी क्या होता है, हाफ H2O जुड़ा होता है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो क्या करता है, अपने वाटर को जब हीट करते हैं तो लूज़ कर देता है, और वही ड्राई पाउडर क्या बन जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे इन शॉर्ट हम POP भी बोलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें जिप्सम से, तो जिप्सम से हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले जिप्सम की बात जान लेते हैं क्या होता है। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला आपका CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के साथ जब 2 H2O मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका जिप्सम होता है, ठीक है। जिप्सम का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ओके। तो अगर हम इसको 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो उसका हाफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना
क्या कि जिप्सम को 377 पे ही क्या करना है, ड्राई करना है, और वो भी कम टाइम के लिए, ऐसे नहीं बहुत टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो कम्प्लीटली वाटर को लॉस कर देगा और वो आपका क्या नहीं बना पाएगा, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बना पाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा ये भी कर दिया कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 3 यानी कि 393 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो सेटिंग प्रॉपर्टी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, जमा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना होता है कि एक ही टेम्परेचर रेंज हमें रखनी है 373 से 393 तक, इतने केल्विन तक का ही टेम्परेचर दिया जाता है जब हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कहाँ से, जिप्सम से। तो जिप्सम को जो हीट किया जाता है वो सिर्फ इसी टेम्परेचर रेंज में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, वो क्या बनाता है, ठीक है, 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और लॉस करने से क्या बना लेता है, जो ये कंपाउंड बना यही आपका क्या कहलाता है, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये क्लियरली मैंने आपको दे दिया है, तो एक बार इसको देख लीजिए। केमिकल नेम जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। फार्मूला बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O, इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्योंकि हेमीहाइड्रेट है तो हाफ H2O ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो ये क्या होता है, नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है, जबकि अगर हम बात करें इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग बनाते हैं, जबकि जिप्सम नेचर में हमको मिलता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जिप्सम आपको सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, जबकि प्लास्टर पाउडर फॉर्म में मिलता है। इसकी अगर हम बात करें ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है, और ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी स्लाइटली सोल्यूबल, मतलब ज़्यादा ही डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। सेटिंग प्रॉपर्टी जिप्सम की नहीं होती, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या होती है, सेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। आप उसमें पानी मिलाओगे तो जिस भी शेप में आपने उसमें पानी मिलाया है और जो भी शेप उसको इमीडिएटली आपने प्रोवाइड की है वो उसी शेप में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे बहुत जगह हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे फ्रैक्चर्ड ऑफ बोन हो जाती है, तो जिसकी भी बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो उसको जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर भी किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है, ठीक है। तो वो जो बोन्स होता है उसको क्या करने के लिए, परमानेंट उसी पोजीशन में रखने के लिए जिस पोजीशन में बोन पहले होती है किसी भी ह्यूमन बींग की, तो उसको क्या करने के लिए, रीसेट करने के लिए वापस उसी पोजीशन पे क्या यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इमीडिएटली ये पानी के कांटेक्ट में हार्ड हो जाता है, तो जिस बोन को हमने जहाँ पर स्टिक किया है वो बोन वहीं के वहीं ही रह जाती है, वो फिर इधर उधर हिल डुल कर, ठीक है ना, डिसजॉइंट नहीं होती। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अभी मैंने बोला कि हम लोग इसको टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, चिप ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड, चौक, ठीक है ना, और स्टैचूज़ वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा, सीलिंग एयर गैप्स इन द एपरेटस, ठीक है, तो हम इसको लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं। कहीं पर अगर गैप होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें एयर टाइट कंटेनर चाहिए होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, पीओपी का, ठीक है। तो जैसे हम लोग वाइट वॉशिंग कराते हैं तो सरफेस को स्मूथ कराने के लिए क्या किया जाता है, पीओपी का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो आपने अपनी छतों पर देखा होगा डेकोरेटिव डिज़ाइंस बने हुए हैं तो वो डिज़ाइंस भी किसकी वजह से बने होते हैं, इस पीओपी की वजह से ही बने होते हैं, और उन डिज़ाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ स्कल्पचर्स, स्टैचूज़ कास्ट करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पीओपी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारी पोट्री या सेरेमिक आइटम्स बनाने के लिए, कप प्लेट वगैरह बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे डेंटल होते हैं, ठीक है, तो डेंटल मटेरियल्स या लेबोरेटरी कास्टिंग में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सपोज़ करो जैसे आपने सुना होगा कि टीथ में होल वगैरह हो गया तो उस होल वगैरह को भी फिलअप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर कहीं पर मुझे फायर रेजिस्टेंस कोटिंग बनानी होती है जैसे बिल्डिंग वगैरह में, तो उन्हें इंसुलेटिंग या फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओके। तो क्या यूज़ कर रहे होते हैं,
पीओपी का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड का भी आप अच्छे से, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट एसिड बेस सॉल्ट एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंप्लीटली कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अच्छे से मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।